कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन में सबसे पहला पॉइंट है कि अगर नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस केस में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहता है। मतलब किसी भी बॉडी पर अगर मतलब नेट फोर्स क्या हो जी, मतलब नो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, तो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। अब बात करते हैं कोलिजन। कोलिजन होता है टू टाइप का, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम क्या रहेगा, दोनों में कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मोर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। अगर हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ के बीच में अगर ग्राफ की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में ग्राफ कैसा आएगा, मोमेंटम का कांस्टेंट, और इसमें भी मतलब इलास्टिक दोनों में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ सेम आएगा। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो यहाँ पे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मोर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो कैसा ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग का। अब बात करते हैं, नोट पॉइंट है कि कोई भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो जो कोलिजन के बाद जो बॉडी है, दोनों बॉडी एक साथ चिपक जाएंगी, मतलब स्टिक टुगेदर एंड एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन द कोलाइडिंग बॉडी है वो स्टिक टुगेदर एंड मूव कॉमन वेलोसिटी। अब बात करते हैं सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन तो कोई m1 की मास की बॉडी थी, u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, m2 की मास बॉडी, m2 मास की बॉडी u2 मास से u2 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। और आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हुआ, m1 मास की बॉडी क्या कर रही, v1 वेलोसिटी से मूव करने लगी, और m2 मास की बॉडी v2 वेलोसिटी से मूव कर रही। तो हमें क्या करना है, इसमें v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कोलिजन इलास्टिक है, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब कोलिजन के पहले का मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम मतलब कोलिजन के बाद का मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम क्या करते हैं, जो m1 वाला टर्म है एक साइड लाते हैं, और m1 वाला इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू, और m2 वाला एक साइड चला जाएगा तो m2 v2 माइनस m2 u2 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद में हम m1 को कॉमन ले लेंगे। m1 को कॉमन ले ले तो हमारे पास m1 u1 माइनस v1 आ गया इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 आ गया। इसको मान लिया कि इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। अब हम बात करते हैं, अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और प्लस दूसरी बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू आफ्टर कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी वन बॉडी की हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और जो दूसरी बॉडी की है कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये तो हो गई कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी m1 वाला टर्म एक साइड लाते हैं और m2 वाले एक साइड ला जाते हैं। यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यही बचेगा। तो इधर m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। m1 कॉमन ले लेंगे तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा, इधर m2 कॉमन ले लिया जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड को 1 से डिवाइड कर देना है। इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन m1 u1 माइनस v1, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 u1 माइनस v1। ऐसे इधर क्या आ जाएगा, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 v2 माइनस u2। यहाँ से m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, और हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को लिख सकते हैं u1 माइनस v1, और एक बार u1 प्लस v1 लिख सकते हैं। ऐसे ही इधर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर को लिख सकते हैं v2 माइनस u2, और एक बार v2 प्लस u2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1,
और ऐसे B2 इधर वाले को लिख देंगे B2 माइनस U2 और एक बार लिख देंगे B2 प्लस U2। नीचे क्या है U1 माइनस B1 और इधर क्या है B2 माइनस U2। तो यहाँ से U1 माइनस B1 U1 माइनस B1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ से U2 माइनस B2 माइनस U2 और B2 माइनस U2 नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, U1 B1 इक्वल टू B2 U2, U1 B1 इक्वल टू U2 B2। अब हम क्या करते हैं, ये मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी कॉलिजन की पहले वाली वेलोसिटी एक साइड लाते हैं, बाद वाली वेलोसिटी को एक साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, U1 माइनस U2 इक्वल टू B2 माइनस B1। तो U1 माइनस U2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कॉलिजन से पहले की वेलोसिटी जब अप्रोच कर रहे थे दोनों बॉडी अप्रोच कर रही थी, तो इसको लिए बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब U1 माइनस U2। और B2 माइनस B1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि कॉलिजन के बाद टकराई और टकराए के सेपरेट हो गई, मतलब अलग अलग होने की उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी। तो B2 माइनस B1 क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आफ्टर कॉलिजन, एंड U1 माइनस U2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। ये कॉलिजन से पहले का है और ये कॉलिजन के बाद का है। सॉरी ये अप्रोच नहीं होगा, ये एक मिनट अप्रोच लिख दिए हम तभी तो गड़बड़ हो गया। ये अप्रोच नहीं होगा, सेपरेशन रहेगा यहाँ पर। एक मिनट, क्या रहेगा, सेपरेशन, ये रहेगा सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ये, क्योंकि सेपरेट मतलब कोलाइड करने के बाद सेपरेट होंगे, तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन। और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि कॉलिजन से पहले क्या है, अप्रोच कर रहे थे, बाद में सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं U1 माइनस U2 इक्वल टू B2 माइनस B1 था मेरा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, U1 माइनस U2 प्लस B1, उधर चला जाएगा, मतलब माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं। मोमेंटम कंजर्व मतलब मोमेंटम कंजर्व है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब हम यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे फिर से वही वाली, मतलब M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 B2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें B2 की वैल्यू रख देंगे। अब B2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, मतलब यहाँ पर B2 की वैल्यू रख देंगे। तो अगर B2 की B2 की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो B1 की वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। इसको याद रखना, जब B1 निकाल रहे हो, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद करने का क्या तरीका है कि B1 निकाल रहे हो तो पहले क्या आएगा, M1 माइनस 1 का मास माइनस 2 का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू U1 प्लस, फिर क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 2 का मास M2 डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू U2 बाद में आएगा जब B1 निकाल रहे हो। तो B1 का क्या हो गया, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस इधर क्या आ जाएगा 2M2 M1 प्लस M2 U2। तो ये तो आ गए B1 की। अब हम क्या करेंगे, अगली बात इसी इक्वेशन से U1 माइनस U2 से इक्वल टू B2 माइनस B1 से क्या करेंगे, अगर इस बार B1 इक्वल टू कर देंगे, मतलब B1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो B1 इक्वल टू आ जाएगा B2 माइनस U1 प्लस U2। तो यहाँ पर B1 अब वही इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन वाली लिख के और B1 की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, B1 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से B1 की वैल्यू रख देनी है, सेम इक्वेशन। अब यहाँ पर B1 की वैल्यू रख देंगे B1, और B1 की वैल्यू रखने के बाद जो हमारे पास B2 की वैल्यू आएगी, B2 वेलोसिटी आ जाएगी, वो यहाँ पर क्या आएगी, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू B2 निकाल रहे हैं मतलब U2 आएगा प्लस, फिर क्या होगा 2M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 बाद में आएगा, जब B2 निकाल रहे हैं तो U1 बाद में रहेगा 2M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये याद रखना डायरेक्ट रिलेशन दोनों का इलास्टिक कॉलिजन के लिए है, क्योंकि यहाँ पर E की वैल्यू क्या है, G मतलब 1 है। इलास्टिक कॉलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पर E की वैल्यू होती है 1। आगे बात करेंगे अभी, मतलब आगे इसके बारे में 1 0 किसके लिए होती है, 1 किसके लिए होती है, और 0 और 1 के बीच में लाई किसके लिए करती है। तो अब हम इसी कॉलिजन में बात करते हैं, इलास्टिक कॉलिजन में सबसे पहले बात करते हैं हेड ऑन कॉलिजन, मतलब कैसा होना चाहिए, कैसा हो रहा हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। तो इसमें पहला केस है कि दोनों बॉडी जो M1 बॉडी है M2 बॉडी है वो दोनों का मास क्या है, सेम, मतलब इक्वल टू M, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M। तो इस केस में क्या होगा, दोनों बॉडी मतलब कैसी हैं, सेम मास की हैं। एक M मास की बॉडी U1 से मूव कर रही, दूसरी M मास की बॉडी U2 से मूव कर रही। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में क्या हो गया, मतलब भाई एक बॉडी है B1 से मूव करने लगी, दूसरी M मास की बॉडी B2 से मूव करने लगी। तो यहाँ से B1 का क्या आ जाएगा, B1 क्या आ जाएगा, B1 इक्वल टू वही फॉर्मूला M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस
2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। अब देखो यहाँ पर m1 माइनस m2 सेम मास है, तो m माइनस m करोगे जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब उसके बाद ये टर्म बचेगा यहाँ पर 2m1 m, m2 की भी वैल्यू m है, m1 की भी वैल्यू, मतलब 2m डिवाइडेड बाई m प्लस m मतलब 2m हो जाएगा इंटू u2, ये क्या है u2, तो ये 2m क्या हो जाएगा, ये 2m डिवाइडेड बाई 2m मतलब 2 से 2 और m से m कैंसिल हो जाएगा इंटू u2। तो हमारे पास जो b1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी u2 के बराबर, मतलब फर्स्ट बॉडी कोलिजन के बाद में जो सेकंड बॉडी थी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बन जाएगी जाकर, मतलब जो u1 हमारे पास u2 था वो क्या हो जाएगा b1 बन जाएगा जाकर। कब, जब दोनों बॉडी सेम मास की हो, टकराने के बाद में जो सेकंड बॉडी थी उसकी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बन जाएगी। अब यहाँ से b2 की वैल्यू निकाल लेंगे। b2 के लिए फॉर्मूला था m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, अब क्या करेंगे, साम मतलब मास क्या है, सेम है, m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 करो, कुछ भी मास सेम है, तो यहाँ पे मास सम है, मतलब यहाँ पे पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो ये तो आ गया जीरो प्लस 2m डिवाइडेड बाई नीचे भी 2m हो जाएगा इंटू u1, तो 2 से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो b2 की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मतलब जो u1 की वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी के बाद में कोलिजन के बाद हो जाएगी सेकंड बॉडी की वेलोसिटी, मतलब u1 किसके बराबर b2 हो जाएगा, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर b2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी इक्वल टू u1। ये तो हो गया जब कौन सा केस, जब दोनों बॉडी का मास क्या है सेम, सेम मास के केस में। अब बात करते हैं अगला केस है कि दोनों बॉडी में, मतलब जो m2 बॉडी सेकंड बॉडी है उसका मास बहुत ज़्यादा है m1 के कंपैरिजन में, मतलब बहुत बड़ी है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि ये कोई इतनी बड़ी बॉडी और कोई इतनी छोटी बॉडी, कितना बड़ा डिफरेंस, तो मच ग्रेटर देन m1, m2 मच ग्रेटर देन m1। और क्या है इसमें कि जो u2 मतलब जो बड़ी बॉडी है m2 मतलब u2 की वेलोसिटी m2 की वेलोसिटी u2 है, तो u2 क्या है रेस्ट में है, मतलब u2 की वेलोसिटी जीरो है, मतलब रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर अगर हम b1 की बात करते हैं, b1 की वेलोसिटी कैसे, वही फॉर्मूला m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। अब देखो u2 की वेलोसिटी जीरो है, मतलब यहाँ पर u2 की वेलोसिटी जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास तो यही बचेगा। अब हमें क्या m1 माइनस m2 मतलब छोटा मास बड़े मास में से सब्सट्रैक्ट कर, मतलब बड़ा छोटे मास में से बड़ा मास सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है m1 माइनस m2, क्योंकि m2 बड़ा है m1 छोटा है, तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी निगेटिव, वैल्यू निगेटिव आएगी। अब नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, लेकिन m1 का मास जो है m2 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो m2 में कितना मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऐड करोगे तो वो कितना m2 है, m2 ही रहेगा m1 जोड़ने के बाद, क्योंकि बहुत छोटा है उसका मास। जैसे कि कोई बॉडी है मान लो 10 क्विंटल की और कोई बॉडी है 1 kg की, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से वो m2 ही रहेगा, m1 प्लस m2 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू m2 ही रहेगा इंटू u1, तो वेलोसिटी क्या हो गई निगेटिव। अब हमारे पास जो b1 आई है वो क्या होगा, मान लो कोई छोटी बॉडी है, अगर एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकली सोचो कि कोई बड़ी बॉडी है, किसी बॉल से एक टेनिस बॉल को फेंका, मतलब उस पर टकराती है, ऐसे मतलब फेंक दें उसको, तो वो क्या करती है उस बॉल से टकराएगी दीवार से और वापस चली जाएगी उसी वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन बदल के चली जाएगी, मतलब यही है निगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन बदल लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो b1 की वेलोसिटी क्या आ जाएगी माइनस u1 के बराबर। मान लो u1 की अगर पहले थी, u1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब बाद में कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, तो डायरेक्शन माइनस बता रहा है उसका डायरेक्शन की डायरेक्शन बदल लिया। तो ये तो हो गया b1 की वैल्यू। अब यहाँ से b2 की वैल्यू ऐसे ही निकाल लेंगे, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m2 यहाँ पर क्या है u2, अब यहाँ पर u2 क्या है जीरो है, तो u2 रखोगे पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, 2m1 डिवाइडेड बाई m2। अब यहाँ पर भी क्या है m1 डिवाइडेड बाई m2, ये क्या है m1 डिवाइडेड बाई m2। अब m1 को मतलब छोटी बॉडी को एक बहुत बड़ी बॉडी के मास से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर भाई एक बॉडी का मतलब ऐसे समझो कि 100 kg डिवाइडेड बाई 0.1 kg, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मतलब ज़्यादा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो मतलब ये वैल्यू है पूरा टर्म क्या हो जाता है जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी क्या हो गया जीरो। तो यहाँ पर जो u2 की वेलोसिटी b2 है, मतलब प्रैक्टिकली सोचो कि अगर कोई बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉडी से छोटी बॉडी टकराती है, तो बड़ी बॉडी रेस्ट में पहले से ही थे भाई, u2 जीरो था, मतलब बड़ी वाली बॉडी रेस्ट में थी। अब कोई उससे छोटी बॉडी टकराई तो तब भी तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में थोड़ी रखेगा, मतलब b2 की वैल्यू क्या होगी, पहले भी रेस्ट में था बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं थर्ड केस की, थर्ड केस ये है कि m1 की वैल्यू
मच मच ग्रेटर देन m2। अब क्या है, m2 बड़ा है, m2 m1 से सॉरी m1 बहुत बड़ा है m2 से। पहले क्या था, m2 बड़ा था, अब इस बार क्या है, m1 बड़ा है। लेकिन अभी भी क्या है, u2 मतलब सेकेंड बॉडी, मतलब अब यहाँ पर क्या है, छोटी वाली बॉडी, छोटी बॉडी रेस्ट में है। यहाँ पर क्या है, छोटी बॉडी, यहाँ पर छोटी बॉडी रेस्ट में है, छोटी बॉडी रेस्ट में है, और ये बड़ी वाली बॉडी मोशन में है। तो मान लो ये डायग्राम, जैसे कि m1 का अगर हम बात करें, ये m1 है, u1 से मूव कर रहा था, और जो u2 है, m2 है, ये क्या है, रेस्ट में है। u2 की वेलोसिटी क्या है, रेस्ट में है, जीरो है, u2 तो जीरो है, तो u2 जीरो है। अब एक मूव कर रहा है, अब बड़ी बॉडी किसी छोटी से, इसमें क्या होगा कि बड़ी बॉडी छोटी बॉडी से टकराएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ी बॉडी है वो छोटी बॉडी से टकरा रही है, छोटी बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b1 की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, b1 क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। अब u2 क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला टर्म बचेगा m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2, m1 की मास बहुत ज़्यादा है m2 के कंपैरिजन में, तो m1 में से कुछ भी मतलब बहुत छोटी वैल्यू अगर सब्सट्रैक्ट करोगे वो उतना ही बचेगा, और कुछ छोटी वैल्यू ऐड करोगे तो भी वो उतना ही रहेगा, मतलब m1 डिवाइडेड बाई m1 हो जाएगा इंटू u1। तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, b1 वेलोसिटी, b1 का मतलब बड़ी बॉडी वाली वेलोसिटी, बड़ी वाली वेलोसिटी है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि उस केस में क्या था, बड़ी बॉडी रेस्ट में थी तो बाद में भी रेस्ट में रही कॉलिजन के पास। अब यहाँ पर b1 से मतलब u1 से मूव कर रही थी तो बाद में भी u1 से ही मूव करेगी, मतलब b1 की वेलोसिटी क्या हो गई, u1 के बराबर। मतलब अगर वो पहले 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी तो बाद में कॉलिजन करने के बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगी, तो क्योंकि बड़ी बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं छोटी बॉडी की वेलोसिटी की, मतलब b2 की वैल्यू क्या होगी, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, u2 जीरो है, मतलब पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। तो m1 बहुत बड़ा है, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m2 बहुत छोटा है, तो m1 प्लस m2 मतलब m1 में कुछ छोटा सा मास ऐड करोगे वो m1 ही रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा। तो यहाँ से 2m1 डिवाइडेड बाई m1 कैंसिल हो जाएगा इंटू u1। तो यहाँ से जो हमारे पास सेकेंड बॉडी, जो छोटी बॉडी है, छोटी बॉडी जब बड़ी बॉडी छोटी बॉडी से टकराएगी तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो क्या होगा, मान लो पहले जैसे कि बड़ी बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, अब वो किसी रेस्ट में छोटी बॉडी से टकराई, छोटी बॉडी किसमें थी, रेस्ट में थी, उससे टकराई, तो वो क्या करने लगेगी, उस बड़ी बॉडी की डबल वेलोसिटी से मतलब 20 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगेगी। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब ई की वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब सेपरेशन का मतलब कॉलिजन के बाद के वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कॉलिजन के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी। तो कॉलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, v2 माइनस v1, और कॉलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, u1 माइनस u2। तो अगर हम बात करते हैं कोई आइडियल इलास्टिक कॉलिजन है, कैसा कॉलिजन है, आइडियल इलास्टिक कॉलिजन परफेक्टली, तो इस केस में जो ई मतलब रेस्टिट्यूशन की वैल्यू, मतलब ई की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या रहती है, 1, तो इसकी तो वैल्यू 1 रहेगी। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है उस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है। अब इसकी वैल्यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अब बात करते हैं इलास्टिक कॉलिजन इन 2D मोशन, कोई इलास्टिक कॉलिजन कैसे हो रहा है, 2 डायमेंशन में हो रहा। तो अगर हम बात करते हैं कोई m1 बॉडी थी, u1 से मूव कर रही थी, m2 बॉडी u2 से मूव कर रही थी, ठीक है। कॉलिजन ऐसा हुआ, मतलब कॉलिजन होने के बाद में m1 बॉडी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए मूव कर गई v1 वेलोसिटी से, और m2 बॉडी हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाते हुए bt वेलोसिटी से मूव कर गई। तो यहाँ से हम v1 और v2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, पहले तो एक्स, क्योंकि यहाँ पर मोशन क्या हो रहा है, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में, तो पहले तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। इनिशियल मोमेंटम एक्स का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू वाई का इनिशियल मोमेंटम, तो क्या है, एक्स का है और वाई का है, मतलब सॉरी वाई का नहीं, मतलब एक्स का इनिशियल मोमेंटम इनिशियल और इक्वल टू एक्स का फाइनल। तो एक्स का इनिशियल इक्वल टू एक्स का फाइनल, तो पहले एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, एक्स डायरेक्शन का। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, फाइनल क्या हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट लोगे, कंपोनेंट क्या आएगा, इसका कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे v1 का, तो क्या आ जाएगा b1 cos अल्फा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा b1 cos अल्फा, और जो m2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा b2 cos अल्फा।
सॉरी कॉस बीटा, अल्फा नहीं, B2 का क्या एंगल, बीटा एंगल बना रहे मतलब कॉस बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोलिजन के बाद में M1B1 कॉस अल्फा, M1B1 कॉस अल्फा प्लस M2B2 कॉस बीटा, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। ऐसे ही बाई डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, इनिशियल बाई का इक्वल टू इनिशियल, सॉरी फाइनल बाई का, इनिशियल बाई का इक्वल टू फाइनल बाई का। अब पहले तो यहाँ से देखो, पहले तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा था, बाई में तो हो नहीं रहा था, मतलब बाई का जो इनिशियल क्या था 0 था, अब फाइनल क्या हो गया। अब इसका कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, B1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा B1 साइन अल्फा, और B2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा B2 साइन अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के, जो B1 साइन अल्फा का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है और B2 साइन अल्फा का डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा M1B1 साइन अल्फा माइनस आ जाएगा माइनस M2B2 साइन अल्फा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब अपवर्ड को मान लेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड को मान लेंगे नेगेटिव, तो M1B1 साइन अल्फा माइनस M2B2 साइन अल्फा। तो यहाँ से M1B1 साइन अल्फा इक्वल टू M2B2 साइन बीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से M1B1 की वेलोसिटी निकाल ली जाएगी। अब बात करते हैं, क्योंकि कॉलिजन अभी भी कैसा है, चाहे वो 2D हो या 3D हो, कॉलिजन तो इलास्टिक ही है, और इलास्टिक कॉलिजन है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो ये बात हो गई इलास्टिक कोलिजन की। अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी क्या करेंगी, कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगी। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा 0 होगा। कोलिजन के बाद में दोनों बोथ बॉडी मूव्स टुगेदर, एक साथ। यहाँ पर भी चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर लॉस हो जाता है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मोर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मान लो M1 बॉडी थी, B1 से मूव कर रही थी, M2 बॉडी थी, U2 से मूव कर रही थी, और कोलिजन के बाद में M1 M2 चिपक जाएंगी और एक कॉमन वेलोसिटी B से मूव करने लगेंगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू B कॉमन वेलोसिटी से। तो यहाँ से B की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, M1U1 प्लस M2U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो B की वेलोसिटी इस तरीके से निकल आएगी, किसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में। और अगर हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं मोशन कैसा है, मतलब कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इन इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन, मतलब पार्शियली, सॉरी परफेक्टली नहीं, कोलिजन है पार्शियली, मतलब ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। मोमेंटम क्या रहेगा, इसमें भी कंजर्व रहेगा, कोलिजन कैसा भी हो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। और ई की वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। अब यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का हो जाता है लॉस, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मोर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल M1U1 प्लस M2B2, M2U2 इक्वल टू M1B1 प्लस M2B2। इसको M1 मतलब 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी E इक्वल टू B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको सेकेंड मान लिया। और 1 मतलब जो हम क्या करेंगे 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो B1 की वेलोसिटी आएगी, यहाँ पर पार्शियली इलास्टिक या इनइलास्टिक में M1 माइनस ई M2 डिवाइडेड बाई, बस क्या करना है, जो पहले वाला एक्सप्रेशन था वहाँ पर E से M2 वाले के साथ में यहाँ पर E लाना है, ई M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1, बाकी एक्सप्रेशन सेम रखना है। फिर बाद में क्या कर देना है, M1 प्लस ई इंटू M2, वहाँ पे क्या था 2M2, यहाँ पर 1 प्लस ई M2 करना है, डिवाइडेड बाई नीचे सेम रहेगा, और इधर B2 मतलब U2 भी सेम रहेगा। ऐसे ही B2 की निकाल आ जाएगी वैल्यू, B2 क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था M2 माइनस M1, यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 माइनस ई M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2 सेम रहेगा। यहाँ पर वही कर देंगे 1 प्लस M, वहाँ पर क्या था 2M1, यहाँ पर 1 प्लस ई M1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। तो ये आ गए हमारे पास रिलेटिव, मतलब जो कोलिजन में कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, B1 B2 परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इनइलास्टिक, सबकी बात हो गई। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।